हाय गाइस, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस खास क्लास में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्री 2020 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके जीएस माने फर्स्ट पेपर में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाले पोर्शन से सवाल आए थे, उन सवालों को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, जिससे जो 20 सवाल आए थे उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएं, तो नेक्स्ट टाइम इन सवालों को भी हम समझ पाएं कि क्या लेवल होता है, और नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो हम गलती न करें, और साथ ही साथ इस विश्लेषण से और दूसरे सवालों को भी तैयार करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चलिए आज हम लोग लेते हैं अपने इस सेशन का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है, देखिए स्क्रीन पर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में लिखा गया है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, और फिर कारण आर में लिखा गया है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। और जिस तरह से इस कथन और कारण वाले प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है आप उससे बखूबी परिचित हैं। उसमें कूट होते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। चलिए हम लोग पहले कथन और कारण का परीक्षण करते हैं, तभी तो आंसर दे पाएंगे। अब देखो, एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है, भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। आर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, अभी हम ए की बात नहीं करते हैं, कारण आर की बात करते हैं। यहां लिखा है कि भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भारत में जो एकीकृत, एक तो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर कोई डिवीजन नहीं है, शीर्ष पर शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, मध्यवर्ती स्तर पर हाई कोर्ट्स हैं, और नीचे की अदालत हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक, इस तरह से काम, और सब कुछ एकीकृत है। नीचे से अपील ऊपर की ओर जाती है, और हमारी सर्वोच्च अपीली अदालत सुप्रीम कोर्ट है, और न्यायिक स्वतंत्रता का पूरा प्रयास किया गया है। भारत के संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो पूरी तरह से किस पर, न्यायिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। और फिर लिखा है कि इसी प्रश्न में कारण आर में लिखा है कि जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। ठीक, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जुडिशियल रिव्यू वाले पार्ट में हम लोगों ने इसके ठीक अपने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिटी पर ही आईएएस प्री 2020 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कराया था, वहां पर जुडिशियल रिव्यू की बात हम लोगों ने की थी। न्यायिक पुनरीक्षण के बारे में आर्टिकल 13 में स्पष्ट प्रावधान है, अनुच्छेद 13 में स्पष्ट प्रावधान है, तो बिल्कुल आर तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक विकल्प तो गया काम से, जहां लिखा है कि आर गलत है, सी विकल्प गया, ए गलत है परंतु आर सही है। अब देखते हैं पहले, अब कथन ए को भी बात कर लेते हैं। कथन ए की बात करें तो लिखा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, क्वासी फेडरल कहा जाता है। तो देखिए, एक विद्वान हुए केसी वियर, एक विद्वान हुए केसी वियर, उन्होंने भारत के संविधान को क्वासी फेडरल कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा है, और अगर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर महोदय की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत के संविधान को संघात्मकता के तुंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। साफ साफ कहा गया है, माने स्पष्ट है। अगर संघात्मकता के लक्षण की बात करें तो खास लक्षण है, एक तो 2 लेवल पर सरकार होती है, भारत में है। दूसरी खास बात क्या होती है, स्पष्ट कार्य का विभाजन होता है, सेंट्रल और स्टेट में स्पष्ट कार्य का विभाजन होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। भारत के संविधान की अनुसूची 7 में स्पष्ट कार्य का विभाजन है। और फिर अगर तीसरी शर्त देखें तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखित संविधान होता है, तो यह भी शर्त पूरी होती है। और एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। अगर इसकी बात करें
तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है और सर्वोच्च होती है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, जो लिखित डॉक्यूमेंट है उसका समय समय पर व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, निर्वचन करने के लिए। और एक शर्त होती है क्या? एक शर्त होती है इकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता के प्रावधान है, तो इस शर्तों में तो भारत फेल होता है। इसके अलावा इन सब जगहों पर भी भारत की संघात्मकता में तमाम ऐसे लूप होल हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं, जैसे भारत के संविधान में राज्यपाल का जो नियुक्ति है उसका पद है। इसके अलावा जो भारत की पूरी प्रशासनिक मशीनरी है वो जिस तरीके से काम करती है, संघ लोक सेवा आयोग के कैंडिडेट्स होते हैं, स्टेट्स में काम करते हैं। इसके अलावा भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं विधायी संबंधों वाले, 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 253। इसके अलावा अगर विधायी संबंधों के साथ साथ, प्रशासनिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों पर बात करें तो भी इन सभी अर्थों में अगर भारत की संघात्मकता को समझा जाए, इमरजेंसी पावर को देखा जाए, इन सभी अर्थों में अगर भारत की संघात्मकता को अगर हम लोग देखें तो क्या दिखता है? एकात्मकता की ओर झुका हुआ एक विशेष खास प्रकार की संघात्मकता है। आर्टिकल 1 भी कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत में जो स्टेट्स हैं, प्रांत हैं, प्रोविंस हैं, इनको भारत से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इन सभी आधारों पर भारत के संघात्मकता पर कुछ आक्षेप लगाए जाते हैं। आलोचना में यहां तक कहा जाता है कि यह अर्ध संघात्मक देश है। तो देखा जाए तो कथन ए भी बिल्कुल सही है, कारण आर भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक दूसरे में कोई इंटरलिंक नहीं है। तो विकल्प बी, इस प्रश्न का विकल्प बी बिल्कुल हम सही कर सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अपने आप में व्यक्तिगत कथन, इंडिविजुअली दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक, तो देखिए मित्रों, ये आज के सेशन का पहला सवाल था। इस प्रकार से हम लोग लगातार विश्लेषण करते रहेंगे, जो भी स्तरीय पेपर होंगे, जिससे हम लोगों की समझ और बढ़ सके। ठीक, चलिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। वैल्यूएबल कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है कि किस प्रकार से हम आपकी और मदद और बेहतर क्लास दे सकते हैं। तो आप वैल्यूएबल कमेंट्स हर क्लास में मेरे जरूर दीजिएगा। हमारे इस चैनल की खास बात क्या है कि ये चैनल खास ट्रिनिटी प्रोग्राम पर काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस ले आते हैं, क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बताते हैं और फिर फाइनली आपको प्रैक्टिस और क्विज प्रोवाइड कराते हैं। यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम जा रहे हैं हमारे, इसके अलावा YouTube पर लाइव टेस्ट जा रहे हैं, इसके अलावा आपको हमारे वेबसाइट के माध्यम से क्विजेज मिल रही हैं। प्रैक्टिस हर क्लास पर, हमारे हर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का एक लिंक लगा हुआ है, जहां आप उस खास क्लास पर जुड़े प्रश्नों को हल करने का मौका मिलता है और अपने स्कोर भी तुरंत जानने का मौका मिलता है। तो प्रयास करिए कि हर क्लास के प्रैक्टिस सेशन में जरूर जाएं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप फाइनली अपने बेहतर परिणाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक, इसके अलावा दिल्ली पुलिस पर हमारा टेस्ट जा रहा है इस समय। ऑनलाइन टेस्ट का प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज है, 5 टेस्टों की सीरीज है वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए ये दूसरा टेस्ट भी हमारा कंडक्ट हो गया, तीसरा ड्यू है और अपकमिंग जो टेस्ट सीरीज हमारा है वो है आरआरबी एनटीपीसी पर। तो जो लोग दिल्ली पुलिस वाले थे वो दिल्ली पुलिस में जुड़े हैं और इस आरआरबी एनटीपीसी वाले कमर कसे रहे हैं, जल्दी ही इसकी डेट डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था कि भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि पर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो हम लोग जानते हैं 4 विकल्प है, 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 और 22 जुलाई 1948। तो देखिए मित्रों, भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया, जो 9 दिसंबर 1946 को काम करना शुरू करता है। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष मिल जाते हैं और फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है। इस प्रकार से काम करते करते 26 नवंबर 1949 को फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। अर्थात भारत की संविधान सभा ने समय समय पर बैठ के करके पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से क्या किया, एडॉप्ट किया, तैयार किया, डिस्कशंस हुए। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि 24 को देखा जाए, अगर 24 जनवरी 1950 को फाइनली संविधान सभा की होती है अंतिम बैठक, उस तारीख को कुछ चीजों को एडॉप्ट किया गया, लेकिन
ये जो हमारा राष्ट्रध्वज है, तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज है, उसको एक्सेप्ट होने की तिथि क्या थी? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। तो देखिए 22 जुलाई 1947 विकल्प सी में है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 22 जुलाई को, एक सवाल यहां से भी पूछा जाता है, इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 22 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। ठीक, तो इसे याद रखेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 कौन कौन से कलर हैं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, फटाक से आंसर करिए। जब तक हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ें तब तक आप कुछ मेरे प्रश्नों का आंसर भी देते रहें, आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही, वेरी गुड, सब लोग बहुत बेहतर प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो 2 लिस्ट है। देखिए स्पष्ट 2 लिस्ट हैं, एक तरफ आर्टिकल्स लिखे हैं, दूसरी ओर प्रावधान लिखे हैं। एक और आर्टिकल्स लिखे हैं, दूसरी ओर प्रावधान लिखा है। 61 आर्टिकल, 67 ख और 94, 90 और सामने लिखा है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को हटाना, स्पीकर को हटाना। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम मिलान कर सकते हैं, नीचे कूट भी है। तो देखिए 61, चलो हम मानते हैं कि नहीं पढ़े होगे, तो भी देखो कैसे किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम किस प्रकार से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये आर्टिकल्स आपको हमारे मास्टर वीडियो में पढ़ाए गए हैं। इसके ठीक प्रीवियस वाले लेक्चर को भी संविधान के निर्माण वाले पार्ट में पढ़ाया गया था, और ये वाला पार्ट भी, इसको भी स्पष्टता मास्टर वीडियो वाले पार्ट में पढ़ाया गया है। ठीक, 61 सब जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया है। आप जल्दी से बताओगे भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, हटाए जाने की महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। तो ए का मिलान किससे होना चाहिए? 2 से। तो देखो 2 विकल्पों में ए और सी में, ए में 2 में मिलान है। चलो और आगे बढ़ते हैं। 67 बी की बात करते हैं, आर्टिकल 67 बी की बात करते हैं। तो मित्रों मैं बता दूं 67 बी, अब ये कहां से संबंधित है? उपराष्ट्रपति वाले पार्ट से है। तो बी में उपराष्ट्रपति कैसे हटाया जाएगा इसके बारे में प्रावधान है। तो राज्यसभा का ये उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के बारे में प्रावधान है। तो 67 बी किससे मिल जाएगा? तो बी को मिला देते हैं किससे? बी को मिला देते हैं 3 से। तो देखिए बी से 3 सी वाला मिल रहा है। इतने से भी काम कर सकते हो, नहीं भी पता हो तो 94, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में है। तो 94 भी उसी से, और आगे बढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड है। और वहां साफ साफ लिखा है कि जो रिक्त पद रिक्त होना या हटाया जाना, या उन्हें क्या करना, जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनको उनकी पद रिक्ति के बारे में त्यागपत्र देंगे कैसे और उनको कैसे हटाया जाएगा इसके बारे में है। और 90 का संबंध राज्यसभा के उपसभापति को हटाए जाने से है। ठीक, राज्यसभा अपने मेंबर्स में से ही किसी न किसी को क्या करती है? एक उपसभापति चुनती है। तो इसका विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, 67 बी में उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के बारे में प्रावधान, 94 में स्पीकर के पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और उसके हटाए जाने के बारे में प्रावधान, और आर्टिकल 90 में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना, उपसभापति का, राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग होना और हटाया जाना। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर चाहिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? 4 विकल्पों के साथ है। सामान्य विधेयक पर, धन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर और विनियोग विधेयक पर। अब सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये ज्वाइंट सेशन के बारे में प्रावधान है कहां। तो याद रहे मित्रों, आर्टिकल 108 में। कहां पर? 108 में। ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रहे प्रेसिडेंट। किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास पावर है।
और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रहे कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्रेसिडेंट अध्यक्षता नहीं करता। यहां पर एक डाउट होता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, तो इसे ध्यान में रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब सवाल इस बात का है इस प्रश्न में कि आखिरकार किन मुद्दों पर? तो याद रहे केवल और केवल साधारण विधेयक पर। ठीक, केवल साधारण विधेयक के मामलों पर। जब कभी किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है, तब भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो आर्टिकल 108 में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो ऐसा प्रस्ताव कहां पारित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, उसके बहुमत से। चलिए, और बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट, और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये प्रश्न था। यहां पर एक डाउट बना रहता है लोकसभा अध्यक्ष और प्रेसिडेंट को लेकर। और तीसरा सेशन होता है क्या? तो याद रहे कभी भी विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर क्या नहीं बुलाया जा सकता है? कभी भी लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न महान्यायवादी से है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दो बातें हैं और कूट की सहायता से उत्तर देना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा, अर्ह होगा। तो पहला कथन है, देखो आर्टिकल 76 कहां पर? अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में बाकायदा क्या लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। तो बिल्कुल सही है, कथन ए बिल्कुल सही है। और उसकी योग्यता क्या होती है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य व्यक्ति। और यह पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद है। लिखा है महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो देखो लिखा तो यह है, बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है और विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और 1 और 2 दोनों सही है। 76 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्यता रखता, संबंधी योग्यता रखता है, उसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकेगा। और महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक पाएगा जिसे राष्ट्रपति क्या करे? निर्धारित करे। तो आप जानते हो कि भारत में क्या है, इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट पर भी बात कर चुके हैं। संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक, संसदीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का विभाजन होता है, कार्यपालिका का द्वैध होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है और मंत्रिपरिषद जिसका प्रधानमंत्री होता है उसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। और जो कुछ भी यहां होता है वो किसके? संसद के अधीन होता है, संसद के कानून के अधीन होता है। तो सरकार का वास्तविक निर्णय लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट होते हैं उसे कहते हैं। इसीलिए इस शासन प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली भी कहते हैं, मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहते हैं। लेकिन इसको सब कुछ जवाबदेह कहां होता है? संसद में होता है। अर्थात संसद के कानून के बिना एक भी कदम ये व्यवस्था नहीं चलती है। तो पूरी के पूरे सरकार की जवाबदेही संसद के प्रति बनी रहती है और संसद जो कानून बनाता है और उसी कानून का पालन होता है। तो यहां राष्ट्रपति का सेंस किससे है? संसद से है। इसीलिए कहा जाए तो विकल्प ए और 2 माने विकल्प सी में कथन 1 और 2 बिल्कुल दोनों सही हैं। संसद द्वारा जो अवधारित होता है वही उसे प्राप्त होता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे आप। एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारत में सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। ठीक, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। महान्यायवादी से जुड़ा ही प्रश्न है। महान्यायवादी को पूरे भारत में ये एक तरह से केंद्र सरकार के विधिक प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। भारत के सभी न्यायालयों में इसे सुने जाने का अधिकार होता है और यह एक ऐसा प्राधिकारी है जिसकी खास बात क्या है? संवैधानिक प्राधिकारी है, प्रसाद पर्यंत पद है, केंद्र सरकार का एक तरह से वकील है और केंद्र सरकार का, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। साथ ही साथ ये दोनों सदनों में सदस्य न होते हुए भी बैठने
और बोलने का हकदार होता है, लेकिन वोट करने का हकदार नहीं होता है। तो एक प्रश्न यहां से भी बनता है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। चलिए फिर से एक प्रश्न है, मिलान करना है। कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए प्रश्न में लिखा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो नहीं शब्द लिखा है, इस बात को लोग कई बार भूल जाते हैं, इसीलिए सवाल गलत होता है। तो प्रश्नों को जब पढ़िए तो नहीं शब्द को ध्यान में रखेंगे, नहीं बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं। इसका मतलब 4 में 3 सुमेलित है। और खास बात है कि सब के सब किस पार्ट से हैं, सब के सब डीपीएस के पार्ट से हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले पार्ट से हैं। अनुच्छेद 36 से 51, भारत के संविधान के पार्ट 4, भारत के संविधान के पार्ट 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच डीपीएस संबंधी प्रावधान है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के बारे में है। और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आप जानते हो डीपीएस के एक एक आर्टिकल्स को, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग अपने मास्टर वीडियो में साफ साफ समझा चुके हैं। 76 पर भी चर्चा हो चुकी है, अर्थात अभी तक जो भी सवाल मिले हैं, 108 पर भी चर्चा हो चुकी है। जो भी सवाल मिले हैं लगभग सभी सवालों पर हम लोगों ने सीधे या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट चर्चा हुई है। जो भी मेरे मास्टर क्लास को देखा होगा, अब तक के इन पीसेस के सभी सवालों को आप बहुत अच्छे से हल कर सकते थे। अगला सवाल जो था इसमें देखिए लिखा है 39A के सामने समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। बिल्कुल सही बात है। डीपीएस के 39A जो 42nd अमेंडमेंट द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में लिखा है ग्राम पंचायतों का संगठन। बिल्कुल सही बात है। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन प्रारंभ से था, बाद में आगे चल करके बाकायदा पार्ट 9 और 9A जोड़कर स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक प्रारूप प्रदान किया गया। अनुच्छेद 44 सब जानते हैं, कॉमन सिविल कोड की बात है, हालांकि अभी गोवा को छोड़कर के भारत के किसी राज्यों में लागू नहीं है। 48 के सामने न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। तो हम जानते हैं 5 से 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण जो हमने प्रीवियस सॉल्व भेजा है किसका, आईएएस प्री पॉलिटी का, उसमें यहां से सवाल आया था। उस पर बाकायदा हम लोगों ने 50 पर डिस्कस भी किया था और हमारे मास्टर वीडियो में भी इस पर डिस्कस है। 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण लिखा है, जो बात बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। अनुच्छेद 48 में अब सवाल इस बात का कि है क्या, तो याद रहे मित्रों, कृषि और पशुपालन के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन से जुड़ा प्रावधान है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ें उसके पहले एक जल्दी से मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। मास्टर वीडियो आप लोग देखे हैं और थोड़ा सा प्रश्नों को, दिमाग को चलाइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए। इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि मैं शेयर के अलावा और कुछ नहीं लेता। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अपने अपने खास जितने भी लोग देख रहे हैं, कम से कम एक काम करें, अपने एक मित्र को जरूर सजेस्ट करें। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। खास बात है कि प्रीवियस पॉलिटी वाले पार्ट में भी इससे सवाल आया था, आईएएस प्री में भी, वहां भी चर्चा हुई। और हम अपने किस पार्ट में पढ़ा चुके हैं, संविधान वाला जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वहां पर पढ़ा चुके हैं, माने हमारे यूट्यूब पर ही ये क्लास है। इसके अलावा जो इसके ठीक पहले हमारा वीडियो लेक्चर गया है किस पर, करंट अफेयर्स पर। आप जानते हैं कि हम 15 दिनों में करंट अफेयर्स का सेशन लेते हैं। उसमें पिछले दिनों केशवानंद भारती की मृत्यु हुई थी, जो वादी थे, जिन्होंने 24th अमेंडमेंट को क्या किया था, चैलेंज किया था। और उसी मामले में विश्व भारत की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की न्यायिक पीठ ने 1973 में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसका संबंध संविधान के आधारभूत ढांचे से है। तो हम अपने करंट के सेशन में भी इसको चर्चा में लिए थे, तो यहां पर बहुत ज्यादा यहां एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। संविधान के आधारभूत ढांचे का संबंध किससे है, आर्टिकल 368 से है, संविधान के संशोधन से है। और यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम 1973 के केस में किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में किया था। तो 1973 का ईयर बड़ा ही हमारे लिए क्या है,
इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इससे है तो हम जानते हैं कि सरकार संसदीय शासन व्यवस्था में एक मितव्ययिता समिति भी होती है और सरकार के खर्चे ज्यादा न हो, माने जो आर्थिक अनुशासन बना रखना, वित्तीय अनुशासन जरूरी होता है, इसलिए जरूरी हो तो सरकार का आकार बहुत बड़ा ना हो, लेकिन इतना भी छोटा ना हो जाए कि सरकार अपने जरूरी काम भी न निपटा पाए। इसीलिए भारत में शासन में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिमंडल का आकार सीमित करने का प्रयास किया गया है। और अगर यहां देखें तो राज्य मंत्रिमंडल के बारे में आर्टिकल 164 में साफ साफ बताया गया है और वहां साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी हो सकती है, उस राज्य की विधानसभा, विधान परिषद नहीं, यहां ध्यान रखिएगा, विधानसभा की जितने भी सदस्य होते हैं सदस्य संख्या के 15% तक हो सकता है, अर्थात इससे आगे नहीं हो सकता है कभी भी। लेकिन किससे कम नहीं होगा? मिनिमम कितने होंगे? 12 सदस्य होंगे। तो ये अच्छा सवाल है, थोड़ा ऐसे जगह से उठाया है जहां से जनरली कॉमन तौर पर पॉलिटी में सवाल कम उठते हैं, और बेहतर सवाल है कि 164 में मैक्सिमम क्या हो सकता है, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार मैक्सिमम क्या हो सकता है? उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा और 12 से कम नहीं होगा। ठीक, और यही बात कहां लागू होती है? अधिकतम मामले में लोकसभा में भी लागू होती है। ठीक, लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं नियुक्त हो सकते हैं, जिससे सरकार का आकार छोटा रहे, और सरकार का आकार जब छोटा होगा तो सरकार के खर्चे भी कम होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से सीधा है, लिखा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 164 की भी चर्चा हम लोगों ने अपने मास्टर वीडियो में की है, और फिर ये वाला जो सवाल है इस पर भी बहुत स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने अपने मास्टर वीडियो में चर्चा किया है। तकरीबन सभी भाग, किस भाग में कौन से प्रोविजंस हैं, सभी शेड्यूल और जरूरी अमेंडमेंट जो नए अनुच्छेद आए हैं उस पर चर्चा हुई है, और तकरीबन 170 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की चर्चा की गई है जहां से आमतौर पर सवाल आते हैं। ठीक, ये सवाल है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 4 विकल्प हैं, अनुच्छेद 3 से 10, 4 से 11, 5 से 11, 6 से 11। तो ये सब बात करें उसके पहले हम लोग जान लेते हैं भारत के संविधान के पार्ट 2 कहां से कहां तक है। आर्टिकल 5 से 11 तक है, और इसमें किसके बारे में? नागरिकता के बारे में प्रावधान है। तो देखिए इस प्रश्न का विकल्प सी बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी पार्ट से सवाल कभी भी पूछ सकता है। तो जो ये सॉल्व होते हैं, जो टेस्ट पेपर होते हैं, जो इस तरह के प्रश्नों का संग्रह होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, वो आपको ये प्रोवाइड करता है, सोर्स देता है। इन सब का फायदा ये लिया करिए कि सवाल जनरली कहां से उठते हैं। यह प्रश्न हमको सिखा रहा है कि भारत के संविधान के सभी पार्ट और पार्ट किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, इसकी प्रिपरेशन हमको बनाए रखनी चाहिए। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, भारत के संविधान के भाग 3 में क्या प्रावधान है? कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, थोड़ा थोड़ा जल्दी से बताइए। भारत के संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है? जल्दी से बता दीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाह, अगला सवाल फिर से बहुत बढ़िया। ये लिखा है भारत के संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? 4 विकल्प हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और याचिका समिति। चलिए थोड़ा सा ये बेहतर सवाल है और सीधा सवाल नहीं है, इसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। तो एक बात याद रहे, ये प्रश्न जो पूछ रहा है उसको जानने के पहले, जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, संसदीय शासन व्यवस्था में समितियों के माध्यम से काम होता है। ठीक, समितियों के माध्यम से काम होता है। उससे फायदा यह होता है कि एक तो विशेषज्ञता आ जाती है, ठीक, एक तो विशेषज्ञता आ जाती है और दूसरा समय की बचत होती है। संसद हमेशा काम नहीं करती, एक बात। दूसरा, संसद के सामान्य सदस्य हो सकता है किसी खास चीज के लिए स्पर्श न हो, तो जब कानून बनते हैं, नीति नियम बनते हैं, तो वहां विशेषज्ञता आ जाती है और समय की भी बचत होती है। और संसदीय शासन व्यवस्था में देखा जाए तो वर्तमान व्यवस्था में, आज के वर्तमान व्यवस्था में बहुत ही अपरिहार्य चीज हो गया है, यह बड़ा ही अभिन्न बात हो गई है। अर्थात समितियों का निर्माण ये
कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन कब से शुरुआत हुई तो देखा जाए तो किन्हीं किन्हीं रूपों में ये प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रही है। लेकिन जब से संसदीय शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई तो मॉडर्न अर्थों में इस तरह के जो प्रावधान शुरू होते हैं वो भारत शासन अधिनियम 1919 में देखे जाते हैं। संसदीय प्रणाली की शुरुआत, संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये सारे पॉइंट डाउनलोड करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, लिखते रहिएगा अपने नोट्स में जो प्रश्न, जो खास बातें निकल करके आ रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका फायदा क्या होता है, तो इसका फायदा यह होता है कि जो संसद होता है वो अपने विधायी कार्यों को संपन्न करने में इसके माध्यम से कार्यपालिका पर कहीं ना कहीं क्या करती है, समितियों के माध्यम से नियंत्रण भी रखती है। तो ये समितियां एक तरह से नियंत्रक के तौर पर भी काम करती हैं, नियंत्रण के तौर पर भी काम करती हैं। अब अगर समितियों के बारे में प्रावधान देखा जाए तो आर्टिकल 118 में इसके बारे में प्रावधान 118 में भारत के संविधान के संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत कुछ प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम बनते हैं। उस नियम के अंतर्गत इन समितियों का निर्माण होता है। ठीक, तो इन समितियों के बारे में प्रावधान है। अगर समितियों की कैटेगरीज देखी जाए तो दो तरह की होती हैं, एक तो स्थायी समितियां होती हैं और दूसरा अस्थायी या तदर्थ समिति। तो कॉमन सेंस की बात है, अस्थायी समितियां रोज रोज काम करती होंगी और परमानेंटली रहती होंगी। तदर्थ समिति आवश्यकता विशेष पर इनको अस्तित्व में लाया जाता है और जैसे ही आवश्यकता खत्म हो जाती है तदर्थ समितियां समाप्त हो जाती हैं, इसीलिए इनको अस्थायी समिति कहते हैं। अगर अस्थायी समितियों की बात करें हम लोग, इनका गठन प्रतिवर्ष होता है। अस्थायी समितियां निश्चित कार्यकाल होता है, फिर इसके बाद जाते हैं, लेकिन ये आवश्यकता अनुसार गठित होते हैं और जैसे ही काम खत्म होता है वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। अस्थायी समितियां भी कई प्रकार की होती हैं। वित्तीय समितियां होती हैं, विभागीय समितियां होती हैं, सदन के अंदर नियम समितियां होती हैं, जांच समितियां होती हैं। और अस्थायी समितियों की बात करें तो इधर प्रवर समिति हो सकती है और किसी विशिष्ट मामले की जांच समिति हो सकती है। प्रवर समिति जो हो सकती है वो खास सदन की हो सकती है, एकल सदन की हो सकती है या दोनों सदनों की संयुक्त हो सकती है। ठीक, लेकिन अगर बात करें इस विकल्प में जो प्रश्न है तो उस आधार पर यह बताना है कि सबसे बड़ी समिति होती कौन है। तो अस्थायी समितियों में जो वित्तीय समितियां होती हैं उसमें तीन प्रमुख समिति होती है, प्राक्कलन, लोक लेखा, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। ठीक, बताना है हमको इन चार विकल्पों में कि सबसे बड़ी समिति कौन है। तो मित्रों याद रहे प्रश्न क्या है, प्रश्न का उत्तर होगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। देखिए विकल्प, इस प्रश्न के विकल्प में क्या लिखा है, विकल्प बी, इस प्रश्न का जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही होगा। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और अस्थायी समिति है, अस्थायी वित्तीय समिति है और ये संयुक्त समिति नहीं है, केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर ये गठित होती है। ठीक, और इसका स्पेशली काम क्या होता है, जब बजट, आर्थिक नीतियां आती हैं तो उसका क्या करता है, उसका ये वार्षिक बजट जो होता है मंत्रिपरिषद के सरकारी अपव्यय रोकना, इसका जो मेन पर्पज है सरकारी अपव्यय को रोकना। तो बजट का आकलन करना, आर्थिक नीतियां जो होती है उनका आकलन करना। और इसकी खास बात यह है कि प्राक्कलन समिति में सरकार का कोई मेंबर नहीं होता, अर्थात मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। चलिए फिर समितियों वाले पार्ट में हम बाकी समितियों को डिटेल करेंगे। यहां हमको प्रश्न का उत्तर तक पहुंचना था, वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा परिचय हमारा होना जरूरी होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको बता रहा है क्या, फिर से मिलान करना है। आपकी मिलान जो है पार्ट वाइज है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए फिर इस प्रश्न में नहीं शब्द आ गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर से क्या लिखा है, नहीं शब्द है। मूल कर्तव्य लिखा है भाग 4A, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं भारत के संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद भारत के संविधान का पार्ट 1 राज्य तथा संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है। 2 में नागरिकता, 3 में फंडामेंटल राइट, 4 में DPS और 4A में मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान है।
फिर लिखा है भाग 6। अब 4 के बाद 4A, फिर 5 में संघ और 6 में राज्य, तो विकल्प बी भी बिल्कुल सही है। बताना है क्या सही नहीं है। फिर लिखा है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी वाले पार्ट में लिखा है 13। अभी हम लोग पीछे देख कर क्या है, भारत के महान्यायवादी के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 76 में है, और अनुच्छेद 76 भारत के संविधान का पार्ट 5 है, न कि 6 है, 13 है। ठीक, तो महान्यायवादी किस पार्ट में चले जाएंगे? पार्ट 5 में चले जाएंगे। तो यहां पर जो गलत विकल्प दिख रहा है वो कौन सा है? भारत का महान्यायवादी भाग 13। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसके बारे में लिखा है भारत के संविधान का भाग 14, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही होगा, और नहीं बात को ध्यान में आपको बनाए रखना है। अगला सवाल कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र में विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और लद्दाख। तो देखिए, ये दरअसल भारत के संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणीय विशेष प्रावधान से संबंधित है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 370 भी आता था, और इसमें 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे यहां तक के प्रावधान है। बताना है कि जे का संबंध किससे है? तो जे का संबंध मित्रों हैदराबाद और कर्नाटक के कुछ 6 जिले हैं, उनको कुछ विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो यहां पर आपका उत्तर विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। तो इससे पता चलता है कि 371 वाला अनुच्छेद रेलेवेंसी इसकी है, और इसे पढ़े रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल फिर सीधे आर्टिकल्स से है। लगभग जरूरी आर्टिकल्स आप पढ़े हो। 371 को भी हम लोगों ने अपने मास्टर वीडियो में बिल्कुल पढ़ा रखा है, और ये अगला सवाल भी हम लोग बिल्कुल पढ़े हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में, कमीशन के बारे में है। इसके लिए बाकायदा हमारे यूट्यूब पर देखिए ये क्लास है, भारत के प्रमुख विनियामक संस्थान वाली क्लास है। और भारत के प्रमुख विनियामक संस्थान की जो क्लास है, इसमें सीवीसी और इन सब पर बारे में बताया भी गया है। याद रहे, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो संविधान में इसके बारे में प्रावधान नहीं होगा। तो विकल्प क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो अगर इसके एंगल से जानते हैं तभी आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और तरीका है, 261, 280, 276 अगर आप जानते हो तो 268 में टैक्सेस के बारे में प्रावधान है, सेंट्रल द्वारा लगाए गए और उद्ग्रहित किए गए टैक्सेस के बारे में बताया गया है। 280 सब जानते हैं, वित्त आयोग के बारे में प्रावधान है, यह भी एक संवैधानिक आयोग है, लेकिन सीवीसी संवैधानिक आयोग नहीं है, सीबीआई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 276 में कुछ व्यापार वृत्तियां दी गई हैं, उसके बारे में प्रावधान है। तो हम आर्टिकल्स भी जान गए, और सीवीसी क्या है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में हम लोग जान गए। ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर मिलान करना है, और नहीं के साथ। खास बात ये भी है, सामने प्रोविजंस हैं और अनुच्छेद बताया गया है कि यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लिखा है नहीं है। तो विकल्प ए में लिखा है अंतर्राज्यीय परिषद, उसके सामने 263। तो मित्रों बिल्कुल सही मिलान है 263। वित्त आयोग 280, अभी ठीक प्रीवियस वाले सवाल में 280 पर चर्चा हुई, और जो वो सही कर रहा था वो ये भी सही कर सकता था। प्रशासनिक अधिकरण के बारे में 323A के बारे में प्रावधान है, यह भी बात बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में लिखा है अनुच्छेद 315, यह भी बात आधी सही है। बहुत सख्ती से या तो इस सवाल को बाहर भी कर सकते हैं कमीशन, या तो बहुत सख्ती से बात होगी तो 315 ही इसका उत्तर सही होगा। विकल्प डी, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में प्रावधान है 315 में। इस बिहाफ पर विकल्प डी सही है, या कमीशन के ऊपर है, इस प्रश्न का उत्तर वो क्या देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पंचायती राज व्यवस्था से है। इसके बारे में बाकायदा हमने यूट्यूब पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं पंचायती राज व्यवस्था पर स्पेशली, और वो सारे सवालों को कवर करता है। कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास मेरा है, और इसके अलावा
हम अपने मास्टर वीडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं और बताया गया है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायती राज अधिकारी में कि राज्य निर्वाचन आयोग में? तो हम जानते हैं भारत में क्या हुआ था, 73rd और 74th अमेंडमेंट करके स्थानीय स्वशासन को, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकायों को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और पंचायतों के निर्वाचन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार राज्य में राज्यपाल द्वारा इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग भारत सरकार का, जो भारत का निर्वाचन आयोग है 324 में जिसका गठन होता है, उसमें इस तरह के अधीक्षण, इस निर्वाचन के अधीक्षण, निर्वाचन के संचालन, नियंत्रण का, निर्देशन का कोई पावर नहीं होता है। तो इस प्रश्न का विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में बाकायदा प्रावधान भारत के संविधान के भाग 9 में आपको मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदाधिकारियों को हटाने की संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? 4 बातें हैं, कूट की सहायता से उत्तर देना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 2 बातें रख रहे हैं। तो मित्रों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का क्या तरीका है? हम जानते हैं सिद्ध कदाचार होना चाहिए और फिर संसद के दोनों सदनों से पारित होता है और राष्ट्रपति आदेश करता है। तो क्या होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। तो 124(4) में न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की भी प्रक्रिया है। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, जिसके बारे में आर्टिकल 148 में प्रावधान है, कैग, यह भी एक संवैधानिक पद है और इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पूरा रक्षोपाय किया गया है। और इसको भी हटाने का तरीका क्या है, साफ साफ लिखा गया है, ये कैसे हट सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। तो यहां पर बताना है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में संसद की भूमिका होती है, संसद से पारित करना होता है, सिद्ध कदाचार को बहुमत से पारित करना होता है, अर्थात उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चलती है। भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वो हटाए जाते हैं, लेकिन पहले प्रक्रिया सदन में चलेगी। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सब के सब में संसद को हटाए जाने की भूमिका होती है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के हटाए जाने के बारे में साफ साफ लिखा है क्या, कि इनके बारे में जो प्रावधान है वो ये मिलता है कि इनको हटाए जाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, लेकिन उसके पहले एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इनके सिद्ध कदाचार की जांच कराना होता है, लेकिन इनके हटाए जाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इस कूट में विकल्प डी में केवल 3 लिखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर तक भी पहुंच सकते हैं। कैग के बारे में सीधा स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर 148 आप पढ़े हैं तो इसके बारे में आप बहुत स्पष्ट तौर पर जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति इसको हटाया जा सकता है। अगला सवाल अनुच्छेद 3 से है और मास्टर वीडियो में जहां अनुच्छेद 2 और 3 पढ़ाया गया है, बहुत स्पष्ट जोड़ दिया गया है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो अनुच्छेद 2 और 3 जानता है वो साफ साफ इस प्रश्न का उत्तर दे लेगा। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और आर्टिकल 3 में संसद सामान्य कानून द्वारा क्या कर सकती है, नए राज्यों का गठन, क्षेत्र परिवर्तन, सीमा परिवर्तन। तो देखिए इसमें ए, बी, सी ये तीनों काम तो आर्टिकल 3 में हो सकते हैं, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 में होता है, न कि 3 में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डी नहीं सही है, 3 में नहीं होता है। ये किस में होता है? 2 में होता है। नए राज्यों का प्रवेश और एग्जिस्टिंग स्टेट जो है हमारे अस्तित्व में जो राज्य क्षेत्र हैं उनमें नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन और राज्य क्षेत्र परिवर्तन करना हो तो आर्टिकल 3 में है। हम सामान्य बहुमत से संसद कानून द्वारा ये काम कर सकती है। तो इस प्रश्न का विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। चलिए फिर से एक सवाल है, तो सामान्य सवाल, लेकिन तरीका थोड़ा सा पूछने का बेहतर है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ, राज्य, तृतीय तल की बात कर रहा है स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन के बारे में कब प्रावधान किया गया? हम जानते हैं 90 में नहीं, 91 में नहीं, 92 में किया गया, 93 में नहीं।
तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, ठीक, वो क्या था, वही तृतीय तल के प्रावधान करता है। 92 का अधिनियम है, 93 से लागू होता है, 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। तो यहां विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान तो कब आ गए थे, 1992 में। तो विकल्प सी। सवाल देखिए, सवाल सामान्य है, पूछना चाहता है पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान कब किए गए, लेकिन तीसरा तल संघ, राज्य और सबसे नीचे स्थानीय स्वशासन, तृतीय तल। इस तरह से प्रश्न देखिए कैसे बनते हैं। चलिए अगला सवाल फिर से पंचायती राज से जुड़ा है। वाह क्या बात है। देखिए अगर देखा जाए तो आसान ही सवाल थे, इसके बारे में भी साफ साफ प्रावधान, इसके प्रीवियस वाले सवाल भी हमारे मास्टर वीडियो में मिलेगा, ये भी मिलेगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 4 पार्ट हैं, पार्ट 9, पार्ट 6, पार्ट 3, पार्ट 4A। तो हम जानते हैं कि अभी पीछे भी बात करके आए, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, आपने उत्तर भी दिया। 4A में फंडामेंटल ड्यूटी, और 6 में स्टेट के बारे में प्रावधान है, राज्यों के प्रांतों के बारे में प्रावधान है। जो बचा वही है, और हम जानते हैं वो क्या है, भाग 9 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यह पुनः स्थापित है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। तो मित्रों ये वो सवाल थे जो इस वर्ष 2020 में पीसीएस प्री में, ये केवल पॉलिटी के सवाल है। इस प्रकार से अलग अलग पार्ट में हम आपको सारे करंट अफेयर्स भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा जो 15 दिनों में एक दिन का करंट अफेयर्स जा रहा है वो आपके लिए कितना कारगर है और कितने सवाल हमारे फंसे। या तो डेली करंट अफेयर्स पढ़िए या तो सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेना है तो आपको करंट अफेयर्स पर इस साल के पेपर को देखते हुए थोड़ा सा फोकस कम मेरे ख्याल से करना चाहिए। जब तक आपका स्टैटिक जीएस पोर्शन नहीं तैयार होता है तब तक आप सिलेक्शन की बात न करिए। केवल करंट अफेयर्स के दम पर कुछ नहीं होना है। करंट अफेयर्स 15 दिन में एक सेशन जा रहा है। हम करंट अफेयर्स का अगला साल लेकर के आएंगे 2020 पीसीएस का, उसमें हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से 15 दिनों में एक वीडियो के माध्यम से हम पीसीएस तक के सवाल कवर करा रहे हैं। इसके नीचे के तो सवाल कवर हो ही जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, इन तीनों के अलग अलग सवाल आपको मिलेंगे। ये आज की पॉलिटिका पार्ट यहीं खत्म होता है। अगले पीसीएस के किसी सब्जेक्ट पर सॉल्व तक के लिए तब तक हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद।